विचार को लेकर के बहुत अधिक संशय में रहने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केवल वामपंथियों के लिए नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे लिए भी है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में टोन, टेनर, भाषा, कंटेंट सब आता है। आप अगर सोचेंगे कि आप मेरे साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आप निर्लज्जता पूर्वक बात करें और मैं बार बार सम्मान पूर्वक आपसे बात करूं, ऐसा नहीं होगा। पितृपक्ष चल रहे हैं, हर कर्म के पहले मुझे लगता है कि अपने पितरों को याद करना बहुत जरूरी है। और जब हम आज अहिल्याबाई होलकर जी की धरती से बैठ करके और इस मंच से इतने बड़े यज्ञ का अगर आह्वान हो रहा है, तो मुझे लगता है उनके कंट्रीब्यूशन को याद किए बिना, उनकी स्मृतियों पे एक बार निगाह फिराए बिना मुझे लगता है बात करना उचित नहीं होगा। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो पर्सपेक्टिव मुझसे पूछा कि आप डीयू की छात्रा रही हैं तो आप इस विषय पे क्या सोचती हैं। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की मैंने, अहिल्याबाई होलकर का जिक्र एक बार भी नहीं आया। तो मैं आपको पर्सपेक्टिव दूं इसके पहले, जो मुझे पर्सपेक्टिव नहीं मिला, पहले मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। ये हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, जिसको हम आज राष्ट्रवादी पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो हमारा स्वधर्म था, वो हमारी अस्मिता थी, वो हमारी पहचान थी, उसको सिलसिलेवार तरीके से मिटाया गया। और बतौर हिंदू समाज हम बिना जागरूक हुए वो पढ़ते गए। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज टॉप करती गई, मुझे खुद भी मालूम नहीं चला कि मैं कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हूँ। तो हम दूसरों पर उंगली उठाए इसके पहले स्वयं पर भी हमें एक बार आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर मेरा पितरों पर विश्वास है, अगर मेरा पुरखों पर विश्वास है, अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर पा रही हूँ या रहा हूँ, उसके पीछे हमारे वर्षों की परंपरा रही है, हमारे अपने माता पिता और उनके संचित संस्कार रहे हैं, मेरे पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं, तो मैं किसी को भी ये जस्टिफाई क्यों करूं। सोशल मीडिया पर अगर मैं अपनी बात रखती हूँ, मैं टेलीविजन डिबेट्स में अगर अपनी बात रखती हूँ, तो मैं वहां कोई शोध पत्र नहीं लिख रही, वहां मुझे विचारों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वहां बतौर एक्सपर्ट अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं रेफरेंसेस और साइटेशंस के साथ जाऊंगी। लेकिन अगर मैं एक आम वोटर होने के नाते जा रही हूँ, तो मैं स्वामी जी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि एक अदना सा विधायक, एक अदना सा सांसद, एक गली का छुप भैया नेता जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत सकता, वो व्यक्ति मेरे देश, मेरे धर्म के बारे में कुछ भी पढ़ के चला जाता है। और मैं एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन में बैठ करके, अगर मैं बतौर एक्सपर्ट नहीं बुलाई गई हूँ, तो मैं अपने हर विचार को जस्टिफाई करूँ। लेकिन मैं फिर भी करती हूँ, हमारे जैसे कई लोग करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि उससे हमारी प्रामाणिकता बरकरार रहती है। लेकिन ये मेरा शील है कि मैं अपनी प्रामाणिकता बरकरार कर रही हूँ। मैं उस अदना से दो कौड़ी के नेता की बात का जवाब परिष्कृत भाषा में क्यों दूं? ये मैं इस सभागार में बैठे एक एक व्यक्ति से पूछना चाहती हूँ। मैं अपनों के बीच में बैठी हूँ और ये बात सच है कि मैं कुछ भी कहूंगी बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहूंगी, लेकिन मुझे क्यों जस्टिफाई करना है कि मैं जो कह रही हूँ बहुत बौद्धिक बात है। मैं जो कह रही हूँ वो एक आम बात है। आपको सच लगता है आप मानिए, नहीं सच लगता है तो भाई आप अगर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं तो लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम। उसमें एक फूल मेरा भी, आप उसको एक्सेप्ट करो ना कि वो है। नहीं पसंद आता मत देखिए, नहीं अच्छा लगता पढ़ना मत पढ़िए, पर ये फूल तो अब खिलेंगे। सोशल मीडिया पे ये आवाजें बुलंद होंगी। आपको टोन अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि ये भाषा गाली गुना है, तो आप उस व्यक्ति को पढ़ना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज में जो कि राष्ट्रवादी अधिक हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज में जाना बंद कर दीजिए। आपको लगता है आईआईटीज का संघीकरण हो क्या, आप अपने बच्चों को आईआईटीज भेजना बंद कर दें। आप अशोका यूनिवर्सिटी को पढ़ाओ ना, किसने मना किया। मतलब मैं यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ। अभी अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने रिजाइन किया। रेजिग्नेशन का आंतरिक कारण यह है कि उन्होंने जो पेपर लिखा वो पीयर रिव्यू करने वाले उन्हीं के कम्युनिस्ट मित्रों ने उनके ही आर्टिकल को रिजेक्ट किया। नैरेटिव क्या बन रहा है सोशल मीडिया पे, ओ जी मोदी जी के काल में ना इंटेलेक्चुअल्स बड़ा सफोकेटेड फील करते हैं, वो लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। ओ माय गॉड,
मेरा पूछना यह है कि जो लोग इस बात को जान रहे हैं, जो प्रोफेसर्स वहां हैं और जो कहते हैं कि हम अपने विचारधारा वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं आकर के इस बात को लिख सकते? मैं नहीं लिख सकती ये बात, क्योंकि मैं अशोका यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ी हूँ। लेकिन जो लोग ये दम्भ भरते हैं कि हम इसी इकोसिस्टम के हैं, और आप अशोका यूनिवर्सिटी के हर उस कारनामे से आप वाकिफ है, तो आप क्यों नहीं लिख रहे? तो डंके की चोट पर अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। अपने किसी भी विचार को लेकर के बहुत अधिक संशय में रहने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केवल वामपंथियों के लिए नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे लिए भी है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में टोन, टेनर, भाषा, कंटेंट सब आता है। आप अगर सोचेंगे कि आप मेरे साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आप निर्लज्जता पूर्वक बात करें और मैं बार बार सम्मान पूर्वक आपसे बात करूं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर अभी तो बस कुछ दिनों के बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, आप अगर नव दुर्गा की पूजा करेंगे तो आपको दुर्गा के बहुत रूप दिखेंगे। आपको चंद्रघंटा माँ का भी स्वरूप मिलेगा, आपको स्कंद माता का भी स्वरूप मिलेगा, और आपको काली माँ का भी स्वरूप मिलेगा। आप अगर कालरात्रि का आह्वान करके चाहेंगे कि वो आपको ब्रह्मचारिणी के मंत्र से आपको आशीर्वाद दे, तो ऐसा संभव नहीं है। जो आप भावना जैसे इन्वोक करेंगे, जवाब उसी टोन टेलर में मिलेगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे देवी देवता, हमारे जितने भी हमारे प्रतीक और बिंब और विश्वास परंपरा जो है उसमें हर तरह के रंग उपलब्ध हैं। और हम एज अ संस्कृति, एज अ कल्चर, हम बहुत सरस और बहुत रंगीन लोग रहे हैं। तो आप चुन लीजिए कि आपको किस रंग से, किस तरीके से संवाद करना है। आपको ढलते हुए सूरज के भगवे से संवाद करना है, उगते हुए सूरज के भगवे से संवाद करना है। हम छठ में उनको दोनों तरह के सूर्य भगवान के दोनों रूपों का हम आह्वान करते हैं, दोनों की पूजा करते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके से बात करनी है। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जो सिलेबस आज से 30-40 साल पहले से जो सिलेबस जड़ हो गया है, उस सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। चूंकि मैं अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी, ये बात मैं अपने कॉलेज के ज़माने से लेकर आज तक मैं बोलती आ रही हूँ, लगभग रटती आ रही हूँ हर उस मीटिंग में जहाँ पे मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आप अंग्रेजी साहित्य में ट्रांसलेटेड कहानियाँ, ट्रांसलेटेड साहित्य पढ़ाते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट से 3-4 उम्दा साहित्य कोर्स में इंट्रोड्यूस कीजिए। सिर्फ इस्मत चुत्तई जो कि पाकिस्तान की लेखिका है, उनको पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको इस्मत चुत्तई के अलावा साउथ इंडिया में तमाम तमिल साहित्य है, तमाम कन्नड़ साहित्य है, तमाम द्रविडियन साहित्य है, आप पढ़ाइए। और उसके बाद आप बात कीजिए कि नेशनलिज्म इज अ फेक नैरेटिव। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, जब तक आप स्वयं अपने सिलेबस को सर्वग्राह्य नहीं कर पाएंगे, सार्वभौमिक नहीं बना पाएंगे, तब तक आपको नेशनलिज्म पे, रविंद्रनाथ टैगोर के आर्टिकल पे रिसर्च करवाने का मतलब नहीं। और ये बात सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगी। मेरे जैसे जितने एक्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो DU हो या अंग्रेजी साहित्य के किसी भी संकाय के एक्स स्टूडेंट्स हो, वो सबको बोलना पड़ेगा। जो फैकल्टी है उनको बोलना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा कि हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो वो पुरजोर स्वर में अपनी अपनी बात बुलंद करके कहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सामाजिक और सोशल पर्सपेक्टिव में अगर हम लोगों को बदलाव लाना होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खंडन बहुत ज़रूरी है, और जिनके जगह पे नवाचार का आना बहुत आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहीं अपॉइंट होता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो कुर्सी होती है, उसको वो सफ़ेद तौलिया क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वाइट टॉवल, मैं नहीं समझ पाई आज। अगर आपको तौलिया लगाना ही है, तो फिर आप अपने अपने प्रदेश के जो भी लोकल हैंडीक्राफ्ट है, उस मटेरियल को लेकर के भी अगर आप लगाते हैं, तो आप भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना। अगर आप इंदौर में पोस्टेड हैं और माहेश्वर का, या आप अपने ही पर्टिकुलर एरिया के जो वीवर्स हैं उनका आप अपनी कुर्सी पे वो रखेंगे, तो शायद आपकी पहचान उससे ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं। अगर हमको अब ये बहुत मोदी जी के उस आह्वान के बाद कि किसी भी समारोह में बुके नहीं बुक दीजिए का जो उन्होंने आह्वान किया, बहुत
बहुत प्रचलित भी हुआ, बहुत प्रचलित भी हुई ये चीज़। ये बहुत छोटे छोटे प्रयास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस मानसिकता पे ज़रूर प्रहार करते हैं जिस मानसिकता के तहत बस हम एक ढर्रे पे जो चीज़ें चली आ रही है वो हम करते चले जाते हैं। एक बुके खरीदने में मुझे लगता है 500 से 1500 का खर्च आता है, और 500 से 1500 में अगर हम अपनी ही आइडियोलॉजी के कुछ लोगों की किताब खरीदना चाहें, 4-5 किताबें खरीद सकते हैं। उस माध्यम से हम एनरिच भी करेंगे अपने हर वक्ता को, अपने हर गेस्ट को हम एनरिच भी करेंगे। अगेन वो आप लोकल लेवल पे जो किताबें लिखी जाती हैं जिन पे एक्चुअली ग्राउंड रिसर्च होता है, वो किताबें तो शायद दिल्ली तक पहुंच भी नहीं पाती, वो उस तरीके से उनका प्रचार हो भी नहीं पाता, लेकिन वो बहुत ज़रूरी पुस्तकें होती हैं। मुझे ध्यान है, मैं बिहार से आती हूँ, अभी जब भी मैं बिहार जाती हूँ, लोकगीत, लोक संगीत, लोक जो परंपरा है उस पर जो किताबें वो इतनी दुर्लभ होती जा रही हैं। कुछ एक प्रतियां 20 या 25 प्रतियां पड़ी होती हैं लाइब्रेरी में जिसमें दीमक लग रही होती है। अगर हमारे जैसे लोग नहीं खरीदेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ने से ज़्यादा अगर उनका रीप्रिंटिंग नहीं होगा तो ये सारी धरोहर खत्म हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है बहुत छोटे छोटे प्रयासों से, बहुत छोटे छोटे नवाचारों से हम ये जो कॉलोनियल मेंटालिटी है, औपनिवेशिक मेंटालिटी है, जो औपनिवेशिक मेंटालिटी इसलिए थी क्योंकि उनको हमारे ऊपर राज करना था, उनको हमारे रिसोर्सेज का दोहन करना था। जब अंग्रेज आए तो उनको लगा कि ये संपदा से परिपूर्ण भूमि है, संपदा से परिपूर्ण लोग हैं, संपदा से परिपूर्ण इनकी थाती है, जितना दोहन हम कर सकते हैं करें, उसमें हम वैल्यू ऐड करें और फिर वही प्रोडक्ट उन्हीं को बेचें। लेकिन हमारा अब जब हम ये सब जान गए, जब हम इस पूरे षड्यंत्र को समझ गए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी भी हम उसी कुचक्र में फंसे रहें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है, बिहार में जो लोकगीत होते हैं, I'm sure हर जगह के लोकगीत होते हैं और हर जगह बेटी की विदाई के समय बड़े मार्मिक गीत गाए जाते हैं, इन्वोक किया जाता है। उसमें एक गीत है जिसमें जिक्र होता है कि पिता और पुत्री का संवाद हो रहा है, और पुत्री अपने पिता से कह रही है कि बाबू जब तुम मुझे विदा करना तो मुझे सिंथेटिक की साड़ी या बाहर की जो साड़ी होती है वो मत देना, मुझे अपने हाथ से काते हुए सूत की साड़ी देना। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये स्वदेशी मूवमेंट के आसपास का लोकगीत होगा। हमारी दादी नानियाँ जो स्कूल कभी गई नहीं, जिन्होंने कभी शायद सार्वजनिक जीवन को उस तरीके से देखा नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि स्वदेशी नाम का मूवमेंट गांधी बाबा के निरीक्षण में चल रहा है, इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है। लेकिन हाँ, उनको ये जरूर पता था कि उस महायज्ञ में एक आहुति देनी थी, तो महिलाएं अपने अपने घर से जो भी सिंथेटिक वस्त्र होते थे वो देती थी और होली जलती थी। तो शायद वो संदर्भ रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसा ही वस्त्र देना, विदेशी अवलन मुझे मत देना। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये देना क्योंकि ये मेरे उन पुरखों की थाती है जिन्होंने बस अभी कुछ दिन पहले अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अगर छोटे छोटे लोकल नैरेटिव पर भी अगर अपना ध्यान केंद्रित कर लें और प्राइड के साथ अपनी उन सभी बातों को देखें, समझें और आत्मसात करने की कोशिश करें, तो अपने आप बहुत सारे नवाचार हम स्वयं समझ पाएंगे।